मेरे पास उस वकील अक्षय की फ़ीस देने के पैसे नहीं थे, तो उसने मेरा केस लड़ने से इनकार कर दिया। मैंने कहा, जब तक मैं आपकी फ़ीस के पैसे नहीं दे देती, मैं आपके घर नौकरानी बनकर रहूँगी। उसने कहा, नौकरानी से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी दीदी का केस लड़ूँ, तो तुम्हें हर एक तारीख को मेरी फ़ीस की किस्त देनी होगी। मैं मजबूर थी और उस वकील की इस शर्त को मान गई और उसके साथ उसके घर चली गई। अब हर तारीख को वह अपनी फ़ीस की किस्त मेरे से लेने आता, पूरा वसूल कर लेता। नमस्ते दोस्तों। जज का वह हथौड़ा जैसे ही उस लकड़ी की बनी मेज पर धड़ाम से बजा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे दिल की धड़कन ही साथ छोड़ गई हो। जज के फैसले ने मेरी आत्मा ही कपा दी थी और आंसू बहने लगे थे। कटघरे में खड़ा हुआ वह आदमी राजेश अपनी जीत की मुस्कान के साथ बड़े ही गुरूर अंदाज से सबको देख रहा था। मुझे पता था कि वह आज जीत जाएगा, क्योंकि जीतना तो उसे था ही। उसके पास पैसों की ताकत जो थी, सत्ता का साथ था, लेकिन फिर भी मुझे बस एक उम्मीद थी कि गरीबों को भी इंसाफ मिलता है। लेकिन आज मेरे वकील ने यह साबित कर दिया कि इस दुनिया में वाकई हर चीज़ बिकती है, और इसलिए वह भी बिक गया, जबकि मैंने उस पर कितना भरोसा किया था। लेकिन शायद यह दुनिया ऐसी ही है, यहाँ पर जिस पर भरोसा करेंगे वही आपका विश्वास तोड़ देगा, आपको धोखा देगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो मेरा अपना मामा जी विजय ही है। मैं आंखों में आंसू भरे अपने मामा जी के चेहरे की तरफ देख रही थी। वह अपने गंदे पीले दांतों की गंदी दृश्य दिखाकर खूब हंस रहा था। मैं जैसे ही उठकर उसके सामने पहुंची तो मेरे सामने दुखी होने का ढोंग करने लगा। मैं अच्छे से जानती हूँ कि यह नीच आदमी भी इस सब में मिला हुआ है, बस सिर्फ मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। आखिर किया धरा तो सब इसी का है, हो ना हो इसने ही यह सब जानबूझकर किया है। लेकिन अब मैं क्या करूँ? अब कौन मुझे इंसाफ दिलाए? कौन होगा जो मेरी बहन कविता को बचाएगा? यही सब सोचते हुए घबराई हुई मैं कोर्ट रूम से बाहर निकली। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं से कोई देवता आ जाए, कोई और कह दे, रीना तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी बहन को इंसाफ दिलाऊंगा, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। लेकिन इस भीड़ भाड़ वाली जगह पर मुझे एक भी चेहरा ऐसा दिखाई नहीं दिया। लेकिन इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मुझे अपनी बहन की बहुत फिक्र हो रही थी। ना जाने वह कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मैं अपने किसी मददगार की तलाश कर रही थी कि तभी मेरा जीजा राजेश मेरे पास आया और मुस्कुराते हुए मुझसे कहने लगा, मैंने तो पहले ही कहा था रीना कि तुम बेकार में ही इतनी मेहनत कर रही हो। मैं सच कहता हूँ, तुम्हारी बहन अपने प्रेमी प्रदीप के साथ ही भाग गई है। दुख तो मुझे भी बहुत है, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। लेकिन क्या करूँ, मैं तो उसकी खुशी में ही अपनी खुशी को ढूंढ लिया है। अब वह जहाँ रहना चाहती है रहे जाकर, लेकिन तुमने तो खामखा ही इतना बड़ा बखेड़ा किया हुआ है। तुम्हें तो मुझ पर यकीन ही नहीं है। जब पुलिस अपना काम कर रही थी तो तुम्हें यह कोर्ट कचहरी करने की ज़रूरत ही क्या थी? लेकिन नहीं, तुम्हें तो झांसी की रानी बनना था। लो अब देख लिया ना, जज साहब ने मुझे खुद बाइज्जत बरी कर दिया है, और उन्होंने यह भी मान लिया कि तुम्हारी बहन अपने प्रेमी के साथ अपनी मर्जी से भागी हुई है। सच कहूँ तो मुझे अपनी जीत की इतनी खुशी नहीं है, लेकिन तुम्हारी हार का गम बहुत है। वैसे खूबसूरत तो तुम भी बहुत हो, अब तुम्हारी बहन तो नहीं है। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें सहारा दे सकता हूँ। यह कहते हुए वह अचानक से मेरी तरफ आगे बढ़ा और मेरे कंधे पर हाथ रखने लगा। मैं घबराकर पीछे हट गई। मेरे कदम लड़खड़ा गए थे। मैं बहुत बुरी तरह से डर गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे बचाने वाला नहीं है। मैं उससे कुछ भी ना कह सकी और तुरंत ही वहाँ से साइड होकर दूसरी तरफ आ गई। वहाँ ढेर सारे वकीलों की शक्लें मेरी नज़रों में दौड़ रही थी। मैं एक एक वकील के पास जाने लगी और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगी कि उनमें से कोई तो मेरा केस लड़ दे। लेकिन जैसे ही मैं अपने जीजा राजेश का नाम बताती तो हर कोई अपने हाथ पीछे खींच लेता, क्योंकि इस शहर में सबको पता था कि मेरा जीजा जिसके अंडर काम करता, इस शहर के विधायक जो कि बहुत बड़ा गुंडा था, बलराम टाइगर के साथ मेरा जीजा जुड़ा हुआ था, और जिसकी वजह से ही कोई भी उसके गिरेबान पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता था। मैं वहाँ खड़े कई सारे वकीलों के आगे खूब रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन सबने मेरा केस लड़ने से इनकार कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अब मैं फूट फूट कर रो रही थी कि तभी अचानक से मैं एक लड़के से टकराई। मैं बस गिरते गिरते ही बची थी, लेकिन उसने मुझे थाम लिया, पर गुस्से में बोला, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? मैं तो पहले से ही डरी हुई थी, इसलिए कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन
जब वह मुझे सीधा खड़ा करके आगे की तरफ बढ़ा तो मैंने देखा कि इसने भी तो वकील के कपड़े पहन रखे हैं, यानी कि यह भी तो एक वकील है। मैंने तुरंत ही उसे पुकारा और भागकर उसके पास पहुंची। मैंने उससे कहा, प्लीज़ मेरी बहन का केस लड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं आपकी भीख अपनी भीख की झोली फैला रही हूँ, प्लीज़ मुझ पर कृपा करें। वह कहने लगा, जानती हो मेरी फ़ीस कितनी है? मैंने धीरे से इनकार में सिर हिला दिया। वह कहने लगा, मैं कोई छोटा मोटा केस नहीं लड़ता। मेरे बारे में अगर नहीं जानती हो तो यहाँ किसी से भी पूछ सकती हो। मैं एक केस की कीमत 2 से 4 लाख लेता हूँ और मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ, समझी? यह कहते हुए वह वहाँ से आगे बढ़ गया था। वह मुझे इनकार करके चला गया, लेकिन मैं उम्मीद नहीं छोड़ सकती थी। मैं तुरंत ही भागकर एक दूसरे वकील के पास पहुँची और उनके आगे बहुत हाथ पैर जोड़ने लगी। जब मैं बहुत रोई गिड़गिड़ाई तो अचानक से उन्होंने कहा, देखो बेटी, तुम्हारा यह केस तो वैसे मामूली है लेकिन बहुत ख़तरनाक भी है, क्योंकि इस केस से विधायक बलराम जी का नाम जुड़ा हुआ है और इसलिए कोई भी वकील इस केस को नहीं लड़ेगा। और मान लो अगर किसी ने लड़ने के लिए हाँ कह भी दिया तो वह भी तुम्हारे पहले वाले वकील की तरह बिक जाएगा। लेकिन हाँ, अगर इस केस को लड़ने की और जीतने की हिम्मत किसी में है तो वह सिर्फ एक वकील में है। मैंने उनसे कहा कि वह कौन है, तो उन्होंने अपनी उंगली से एक तरफ इशारा किया। जब मैंने उनकी उंगली की दिशा में देखा तो हैरान रह गई। वह उसी वकील की तरफ उंगली किए हुए थे जिससे अभी मैं थोड़ी देर पहले टकराई थी। मैंने उनसे कहा, लेकिन उसने तो मेरा केस लड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि उसकी फ़ीस भी बहुत हाई फाई है। वह कहने लगे, हाँ सो तो है, आखिर इस शहर का नंबर 1 वकील जो है और इतनी कम उम्र में आज तक उसने एक भी केस नहीं हारा है। लेकिन अब जब उसने मना ही कर दिया है तो फिर अब तुम किसी से कोई उम्मीद मत रखो। यह कहकर वह वकील अंकल वहाँ से चले गए थे। मैंने एक बार फिर से पलटकर उस नौजवान वकील की तरफ देखा। ना जाने मुझे क्या हुआ, मैं एक बार फिर से उसकी तरफ दौड़ी चली गई और उसके आगे हाथ जोड़कर भीख मांगने लगी कि वह मेरा केस लड़ दे। इससे पहले कि वह मुझे कुछ भी कहता, तभी अचानक से हम दोनों के बीच मेरे मामा जी विजय आ गए। वह मुझसे कहने लगे, देखो रीना, तुमने मेरी भी बहुत बदनामी कर दी है। तुम्हारी बहन ने तो पहले से ही मेरी नाक कटवा दी और अब यह सब करके तुमने मेरी बची खुची इज्जत भी ख़त्म कर दी है। अरे तुम दोनों बहनों ने तो मेरे किए हुए एहसानों का कोई मोल ही नहीं समझा। मैंने तुम दोनों को सहारा दिया, कितनी मुश्किलों से पाला, लेकिन तुम दोनों बहनें इतनी बेकार निकल जाओगी, मुझे तो यह उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी मामी सुमन ने तो कितनी बार मुझसे कहा था कि मैं तुम दोनों को घर से निकाल दूं, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब बस बहुत हो गया, अब मैं इससे ज़्यादा और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें अब घर लौटकर वापस आने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ मन हो वहाँ जाओ, चाहे तो अपनी बहन की तरह किसी के भी साथ भाग जाना। मैंने मामा जी को गुस्से भरी नज़रों से देखा और कहा कि और मैं आपसे उम्मीद ही क्या कर सकती हूँ। आप अपने जो एहसान मुझे गिना रहे हैं उसके बदले में आपने हम दोनों बहनों का किस तरह से शोषण किया है यह तो हम ही जानते हैं। और आप क्या मुझे घर से निकाल रहे हैं? मैं खुद आपके उस घर में नहीं रहूँगी। मैंने धिक्कार भरी नज़रों से अपने मामा की तरफ देखा और मेरा जवाब सुनकर वह गुस्से में तिलमिला गए थे और पैर पटकते हुए वहाँ से चले गए थे। मैं एक बार फिर से उस वकील के आगे गिड़गिड़ाने लगी, फरियाद करने लगी, लेकिन अब वकील मुझे एक अलग ही नज़र से घूर रहा था। वह ना जाने क्यों मुझे बहुत घूर घूर कर देख रहा था। बार बार उसकी नज़र ऊपर से लेकर नीचे तक जा रही थी। मैंने उससे कहा कि मेरे पास आपकी फ़ीस के पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि कुछ भी करके आपकी फ़ीस के सारे पैसे मैं आपको लौटा दूँगी। बस आप मेरी बहन का केस अपने हाथ में ले लीजिए और मेरी बहन को बचा लीजिए। उस वकील ने बड़े ही खामोशी भरे अंदाज में पहले अपने दोनों हाथ अपनी जेबों में डाले और फिर धीरे से मुस्कुराकर मुझसे बोला, रीना नाम है तुम्हारा? मैंने डरते हुए कहा, जी। वह कहने लगा, बड़ा ही खूबसूरत नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो यह बताओ कि मेरी फ़ीस कब तक दोगी? उसके सवाल ने मुझे उलझा दिया। मुझे तो खुद ही नहीं पता था कि मैं उसकी फ़ीस कब तक दूंगी। वह मेरा मजाक उड़ाते हुए बोला, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में या 10 साल में? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फ़ीस के लिए क्या मैं इतना लंबा इंतज़ार करूँगा? मेरे पास ना जाने ऐसे ही कितने केसों की लाइन लगी हुई है जो मुझे एक दिन में ही मेरी फ़ीस देने को तैयार है, और तुम जिसे यह भी नहीं पता कि मुझे मेरी फ़ीस कब तक पाओगी। क्या मैं तुम्हारा केस लूँगा? उसकी इस बात से मैं घबरा गई। मैं उसे कैसे भी करके अपनी दीदी के केस के लिए तैयार करना चाहती थी। मैंने अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप मुझसे जो कहेंगे मैं वह करने को तैयार हूँ। मैं आपके घर में नौकरानी की तरह काम करूँगी। मैं जब तक आपकी फ़ीस के पैसे पूरे चुका नहीं देती। मेरे इस बात पर अचानक से उसने अपना
दूसरा हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। मुझे एक ज़ोरदार करंट लगा और मैं घबरा गई। वह कहने लगा, फ़ीस चुकाने के लिए ज़रूरी तो नहीं कि तुम मेरी नौकरानी बनो, देखो तुम्हारे पास भी बहुत कुछ है। यह कहते हुए उसने एक बार फिर से मुझे गहरी नज़रों से देखा और बोला, तुम मुझे खुश करती रहना, मैं इस केस को जीत जाऊँगा। देखो सीधी सी बात है, जैसे जैसे हर एक तारीख पर मैं इस केस में सफल होता जाऊँगा, वैसे वैसे तुम हर बार मुझे खुश करके एक एक किस्त को चुकाते जाना। बोलो मंजूर है? मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। आज मैं कितनी मजबूर थी। सच में ऊपर वाले ने तो मेरे भाग्य में सिर्फ अभाग्य ही लिखी थी। गरीब तो मैं थी ही, अनाथ भी थी, सिर्फ एक बहन का साया ही था, लेकिन वह भी कहाँ है कुछ पता नहीं। लेकिन मैं अपनी बहन को बचाने की खातिर कुछ भी कर सकती थी और इसलिए मैंने अपनी इज्जत का सौदा उस वकील के हाथों कर दिया। मैंने कहा, ठीक है, आप जब भी मुझसे अपनी किस्त मांगेंगे मैं खुशी खुशी उसे पूरी कर दूंगी। यह सुनते ही वह बहुत खुश हो गया। फिर उसने मुझसे हाथ मिलाया, कहने लगा, मेरा नाम अक्षय है और आज से मैं तुम्हारा नया वकील हूँ। चलो मुझे अपने केस की सारी डिटेल्स दे दो। यह कहते हुए वह मुझे अपनी कार के पास लेकर गया। मैंने हैरानी से उसे देखा तो कहने लगा, किस्त भी चुकाने की बात कर रही हो और गाड़ी में बैठने से डर भी रही हो। अच्छा यह बताओ, तुम्हारे मामा ने तो तुम्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, तो अब भला कहाँ जाओगी? मैंने कहा, उसकी फ़िक्र आप मत करिए, आप बस सिर्फ केस पर ध्यान दीजिए। वह फिर से एक अजीब तरह की मुस्कान के साथ मुझे देखने लगा। कहने लगा, ढीठ तो तुम वाकई में हो, बहुत हो, लेकिन इस बात से अनजान हो कि यह दुनिया एक जवान और ख़ूबसूरत लड़की के लिए कितनी ख़तरनाक है। अभी तो दिन है, इसलिए सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारी घबराहट बढ़ेगी। घूरती हुई नज़रें तुम्हारे शरीर के आर पार तुम्हें महसूस होने लगेगी। ना जाने कितने ही आदमी तुम्हें अपना बना लेने वाली नज़रों से देख रहे होंगे और फिर तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे। ऐसे में तुम कहाँ जाओगी बताओ? क्या है कोई तुम्हारा ठिकाना? और फिर अगर किसी ने तुम्हारा गलत फ़ायदा उठा लिया तो तुम अपनी बहन को कैसे बचाओगी? जब तुम खुद अपनी ही रक्षा नहीं कर सकती तो अपनी बहन को क्या इंसाफ दिलाओगी? अक्षय की इन सारी बातों ने मुझे झकझोर कर रख दिया था। मैं कहने लगी, तो आप ही बताइए फिर मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? वह कहने लगा, मेरे साथ चलो। मैं हैरत से उसे देखने लगी। मैंने कहा, आपके साथ? तो बोला, हाँ मेरे साथ चलना है। मैं अपने बंगले में बिल्कुल अकेला रहता हूँ, मेरी फैमिली दूसरे शहर में है। तुम मेरे साथ आराम से मेरे बंगले में रह सकती हो। मैंने उसे कहा, लेकिन आप भी तो उन्हीं आदमियों की तरह है जो मुझे बर्बाद कर देने वाली नज़र से देखेंगे। वह मुस्कुराकर कहने लगा, अरे मैडम, वहाँ तो सिर्फ मैं ही अकेला रहूँगा, लेकिन यहाँ तो गिनती ही ख़त्म नहीं होगी। अब यह तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम किसके बीच में रहना चाहती हो। मैं सोचने लगी कि बात तो यह बिल्कुल ठीक कह रहा है। यह तो मेरी इज्जत पर दाग वैसे भी लग ही गया है, तो इसके साथ रहने में ही मेरी ज़्यादा भलाई है। यही सोचकर मैं उसके साथ उसके बंगले पर पहुंच गई। बंगला क्या, पूरा महल था, इतना खूबसूरत, इतना बड़ा, ऐसा लग रहा था कि पूरा मोहल्ला ही वहां बस जाएगा। सब कुछ बहुत खूबसूरत था। मैं जैसे ही हॉल में घुसी तो वहां एक बहुत बड़ी सी तस्वीर सामने टंगी हुई थी, जिसमें एक तरफ अक्षय खड़ा था और एक अंकल आंटी थे। मैं भी उस तस्वीर को अच्छी तरह से देख ही रही थी कि तभी अक्षय मेरे पास आया और बोला, यह मेरे मॉम एंड डैड है। इसके बाद अक्षय ने मुझे मेरा कमरा दिखा दिया, जो बहुत ही बड़ा और चमकदार था। कुछ देर के बाद वह कमरे में आया और उसके हाथ में कॉफ़ी, सारा खाना था। कहने लगा, पहले कुछ खा लो, तुमने शायद ही जो सुबह से कुछ खाया हो, उसके बाद मुझे केस के बारे में सब कुछ बताना। सच में मैं बहुत भूखी थी। मैंने 12-15 मिनट में ही पूरा खाना सफाचट कर दिया था। जब तक मैं खाती रही वह मुझे चुपचाप निहारता रहा। खाने के बाद मैंने उसे शुरू से सब कुछ बताया। मैंने कहा, आज से 1 साल पहले मेरे मामा जी विजय मेरी बड़ी बहन कविता के लिए एक रिश्ता लेकर आए थे। उस वक्त हम सब बहुत खुश थे, क्योंकि मैं भी अपनी बहन का घर बसते हुए देखना चाहती थी। हालांकि मुझे अपने मामा जी से यह उम्मीद नहीं थी कि वह कभी भी हम दोनों बहनों की शादी करेगा, क्योंकि उसे तो घर में काम करने वाली नौकरानियाँ जो फ्री में बैठे बिठाए मिल गई थी। लेकिन जब उसने मेरी बहन की शादी का फैसला किया तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। मेरी बहन की शादी राजेश के साथ हो गई। मेरी बहन शुरू से ही काफ़ी सीधी रही थी, वह बहुत ही कम शिकायतें करती थी। मेरी मामी सुमन भी हम दोनों बहनों पर बहुत जुल्म ढाती थी, लेकिन उसने कभी भी उन्हें पलटकर जवाब तक नहीं दिया था। बस एक मैं ही थी जो हमेशा सबसे लड़ पड़ती थी, पर मेरी बहन मुझे खामोश कर देती थी। शादी के बाद से मेरी बहन का स्वभाव और भी ज़्यादा टूटा फूटा सा हो गया था। अब वह पहले से भी कम बोलने लगी थी। मैंने उससे पूछा भी कि आप जीजा जी के साथ खुश तो है ना?
तो वह हमेशा मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिला देती थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहानी बयां करती थी। और फिर एक दिन अचानक मेरे जीजा राजेश ने घर में आकर हंगामा खड़ा कर दिया कि मेरी बहन अपने किसी प्रेमी प्रदीप के साथ भाग गई है। मैंने उनसे कई बार कहा कि मेरी बहन ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती। वह कहने लगा कि तेरी बहन ने ऐसा ही किया है क्योंकि मैं शराब पीता था और कभी कभी उसके साथ मारपीट कर देता था, इसलिए वह मुझसे तंग आ गई थी और उसने दूसरा आदमी पटा लिया। लेकिन मुझे राजेश की बातों पर यकीन नहीं था, क्योंकि शादी से पहले मोहल्ले के ही एक अच्छे घर पर लड़के प्रदीप ने मेरी बहन को अपने प्रेम का प्रस्ताव दिया था, पर मेरी बहन ने उसे इग्नोर कर दिया था, सिर्फ अपने मामा जी की इज्जत की खातिर। जबकि मैंने उसे बहुत समझाया था कि वह लड़का उससे सच्चा प्यार करता है और वह बहुत उसे खुश भी रखेगा, लेकिन फिर भी मेरी बहन ने साफ इनकार कर दिया था। और फिर उस लड़के की किसी दूसरी जगह पर शादी हो गई थी, तो जब उसे सामने से यह मौका मिला था तब उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। फिर वह अब ऐसा क्यों करती, और अगर ऐसा कुछ भी होता तो वह मुझे ज़रूर बताती। मेरी बहन मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाती थी। मैं जब पुलिस में जाकर कंप्लेंट की तो इस बात से मेरे मामा बहुत नाराज़ हुए। कहने लगे कि तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत क्या थी, क्या अब और हमारी बदनामी करनी है। लेकिन मुझे अपने जीजा पर पूरा शक था कि उसने ज़रूर मेरी बहन के साथ कुछ गलत किया है और उसे गायब कर दिया है। लेकिन पुलिस भी ठीक से कुछ काम नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने उन लोगों पर केस कर दिया। लेकिन मेरा जीजा यहाँ के विधायक बलराम जी के यहाँ काम करता है और उसके डर की वजह से मैं यह केस जीत नहीं पाई। और मुझे यह बात भी बाद में पता चली कि मेरा मामा तो पहले से ही मेरे जीजा के साथ मिला हुआ था। इसलिए अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि उन लोगों ने मेरी बहन के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ गलत किया है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ कैसे भी करके मेरी बहन को ढूंढ निकालो। ना जाने मेरी बहन किस हाल में होगी। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं उन लोगों ने मेरी बहन को जान से तो नहीं मार दिया। इस दुनिया में मेरी बहन के अलावा मेरा और कोई नहीं है। यह कहते हुए मैं फूट फूट कर रोने लगी। अक्षय ने मुझे चुप कराया और बोला, तुम फिक्र मत करो। ना जाने क्यों मुझे यह केस कुछ और ही लग रहा है, क्योंकि इसमें विधायक बलराम जी ने इंटरेस्ट लिया है। वह बहुत ही लालची आदमी है। उसके यहाँ तो ऐसे ना जाने कितने ही आदमी काम करते हैं, लेकिन वह सबके मैटर में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता। लेकिन राजेश के केस में उसने शुरुआत से अपना पूरा दम लगाया है। इसका सीधा मतलब यह है कि उसका ज़रूर तुम्हारी बहन के केस से कुछ तो गहरा संबंध है, लेकिन उसके बारे में हमें पता लगाना पड़ेगा। अक्षय की ऐसी बातों ने तो मुझे और भी ज़्यादा डरा दिया था। रात का खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में वापस आ गई। मैं जैसे ही लेटने की तैयारी कर रही थी कि तभी अचानक से अक्षय कमरे के अंदर आ गया। मैं बुरी तरह से घबरा गई। मैंने तुरंत ही अपना दुपट्टा उठाया और ख़ुद को उससे अच्छे से लपेट लिया। अक्षय मेरे बहुत करीब आ गया और उसने अचानक से मेरा गाल धीरे से टच किया और कहने लगा, अगर ऐसे रहोगी तो फिर एक एक करके किश्त कैसे हो दोगी मुझे बताओ। मैं घबराते हुए उससे कहने लगी, लेकिन अभी तो आपने कोर्ट में केस फाइल तक नहीं किया है। जिससे वह मुस्कुराया और बोला, हाँ मैं जानता हूँ, चिंता मत करो। मैं अभी अपने मकसद से नहीं आया हूँ, तुम्हें यह कंबल देने आया था। एसी में रात में काफ़ी ठंड बढ़ जाती है, इसलिए सोचा तुम्हें एक एक्स्ट्रा कंबल दे दूँ। यह कहकर उसने कंबल बिस्तर पर रखा और वापस जाते हुए कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं हैरानी से दरवाजे की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि आदमी क्या सच में वैसा है जैसा यह दिख रहा है। कभी लगता है कि यह गिरा हुआ आदमी है जो मेरी इज़्ज़त का सौदा कर रहा है, लेकिन कभी लगता है कि जैसे मैं इसके साथ बिल्कुल सुरक्षित हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। अगर यह नीच इंसान होता तो अभी भी यह मेरा फ़ायदा उठा सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। फिर मैंने सोचा, लेकिन अब भी नहीं किया तो क्या हुआ, आगे तो यह यही करेगा ना मेरे साथ। इस दुनिया के तकरीबन सारे ही मर्द एक जैसे होते हैं। यह सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मुझे अपनी इज्जत से हाथ धोना पड़ेगा। मैं चुपचाप लेटकर सो गई। अगले दिन अक्षय ने हाई कोर्ट में दीदी का केस फाइल कर दिया था, जिस वजह से पुलिस पर भी दबाव बढ़ा और पुलिस ने अपनी तरफ से जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। पहली तारीख के बाद हम लोग जब कोर्ट से लौट रहे थे तो अचानक से रास्ते में हम लोगों पर हमला हो गया। 4-5 गुंडों ने हमें घेर लिया और उन्होंने हमें गाड़ी से उतारा और अक्षय को धारदार हथियार दिखाकर धमकाने लगे कि इस केस से अपना हाथ चुपचाप पीछे खींच ले, वरना इतनी कम उम्र में बेमौत ही मारा जाएगा। यह सब देखकर मैं तो बहुत घबरा गई थी। मुझे लगा कि अब अक्षय मेरा साथ छोड़ देगा, लेकिन अचानक से अक्षय ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, तूने शायद मेरा नाम अच्छे से नहीं सुना है। मेरा नाम अक्षय है। मेरी पुरानी हिस्ट्री उठाकर देख ले।
तेरे मालिक से भी बड़े बड़े गुंडों को मैंने ठिकाने लगाया है, समझ में आया? इसलिए मुझे धमकाने की अब दोबारा कोशिश भी मत करना, वरना तुम लोगों का वह हाल करूँगा कि दोबारा अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकोगे। उस आदमी ने दोबारा से अक्षय को डराने के अंदाज में कहा, तूने जिनको ठिकाने लगाया होगा वह बलराम भैया के आगे कुछ भी नहीं है, समझा? यह कहकर उसने अचानक से अक्षय पर वार कर दिया। मेरी तो चीख ही निकल गई थी और मुझे अब लगने लगा था कि आज अक्षय और मेरा काम तमाम हो जाएगा। उन गुंडों ने अक्षय को पीटना शुरू कर दिया और उसे कसकर पकड़ लिया और तभी उनमें से एक गुंडा मेरी तरफ आगे बढ़ा और उसने मेरे साथ गलत हरकत करने की शुरुआत कर दी। वह मेरे कपड़े भी फाड़ने शुरू कर दिए थे। मुझे तो लगा कि अब मेरी इज्जत नहीं बचेगी। अक्षय ने उन्हें धमकी दी कि वह मुझे हाथ लगाने की हिम्मत ना करे, लेकिन उनमें से कोई भी अक्षय की बात नहीं सुन रहा था। और तभी अचानक से अक्षय ने जो किया, मैं दंग रह गई। उसने एक झटके में अपने आप को उन गुंडों से छुड़ाया और 6-7 मिनट में ही उन 4-5 गुंडों की चटनी बनाकर रख दी थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि यह वकील इतना बड़ा 30 मार खां भी निकलेगा। मैं अभी भी हैरत से आंखें फाड़े अक्षय को देख रही थी। वह 5 गुंडे वहीं ज़मीन पर बिल्कुल पस्त पड़े हुए थे। अक्षय ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गाड़ी में बिठाया। जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि अक्षय को तो काफ़ी चोटें आई हुई थी। अक्षय ने मुझसे कहा कि तुम अपने कपड़े कमरे में जाकर बदल लो। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया। मैं तुरंत ही अपने कमरे में चेंज करने चली गई, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही थी। अक्षय ने मेरी इज्जत को बचाया था, लेकिन उसे बहुत चोट आई थी। मैंने सोचा कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसके ज़ख्मों पर मरहम लगाऊं। मैं तुरंत ही उसके कमरे में पहुंच गई तो वह अपने ज़ख्मों पर मरहम पट्टी कर रहा था। मैंने उसे रोका और ख़ुद उसके ज़ख्मों पर दवा लगाने लगी। मैंने उसे थैंक यू कहा, लेकिन उसने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद वह बोला कि अब हमें पहले से भी ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अब आए दिन हम पर ऐसे हमले होते ही रहेंगे। धीरे धीरे इसी तरह से 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन मेरी बहन का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था, इसलिए मैं बहुत परेशान थी। अगले दिन जब हम तारीख पर पहुँचे तो अक्षय ने बहुत ही मजबूती से मेरा केस जज के सामने रखा। जज साहब ने फैसला हमारे हक में सुनाया और पुलिस को यह आदेश दिया कि 1 हफ्ते के अंदर वे मेरी बहन का पता लगाए। कहाँ पर है? इस फैसले को सुनकर मेरे जीजा राजेश के चेहरे पर परेशानी के बादल दिखने लगे थे। मैं उस दिन बहुत खुश थी। मैंने अक्षय से कहा कि तुम्हारी वजह से आज कानून मेरा साथ दे रहा है। अक्षय कहने लगा, आज तो मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब तो आज मेरी पहली किस्त मिलने वाली है। उसकी इस बात को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि मैं उसकी इस शर्त को अब तक तो भूल ही चुकी थी। इतने दिनों में अक्षय की मेरे मन में एक दूसरी ही छवि बन गई थी, लेकिन आज उसके मुंह से निकली इस बात ने एक बार फिर से उसके लिए मेरे मन में कड़वाहट पैदा कर दी थी। जैसे ही रात हुई, अक्षय मेरे कमरे में आ गया। उसे देखकर तो मेरी जान हलक में ही अटक गई थी। उसने एक एक करके अपनी शर्ट के बटन खोले और मेरी तरफ आगे बढ़ने लगा। मैंने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। वह मेरे काफ़ी करीब आ चुका था, क्योंकि उसकी सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थी। लेकिन अब मैं सोच चुकी थी कि मुझे उसकी कही हर बात माननी ही होगी, क्योंकि एक वही है जो मेरी बहन को बचा सकता है, और इसलिए मैंने अपने आप को उसके सामने समर्पित कर दिया। पर काफ़ी देर तक वह चुपचाप यूं ही खड़ा रहा। जब मैंने आंखें खोली तो वह एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट से मेरी ओर देख रहा था। कहने लगा, अपनी शक्ल देखी है, कितना डर रही हो। वैसे तो बहुत बहादुर बनती हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह वह कौन सा खेल मेरे साथ खेल रहा है। मैंने उससे कहा कि तुम्हें जो करना है चुपचाप कर लो, मुझे इतना परेशान क्यों कर रही हो। वह कहने लगा, दरअसल आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए आज मैं सोने जा रहा हूँ। यह कहकर वह वापस वहाँ से चला गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मैं सोच रही थी कि उसने मुझे क्यों छोड़ दिया। मुझे तो उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आती। अगली तारीख पर जब हम लोग कोर्ट में पहुंचे तो पुलिस ने जज साहब के सामने जो बात कही उसे सुनकर मैं दंग रह गई थी। पुलिस ने बताया कि मेरी बहन अपने प्रेमी के साथ विदेश भाग गई है और इसलिए अब उसे ढूंढा नहीं जा सकता है, और उन्होंने मेरी बहन के विदेश जाने के कागजात भी जज साहब के सामने पेश कर दिए, जिससे यह बात साबित हो गई थी कि सच में मेरी बहन अपने प्रेमी के साथ ही गई हुई है और इसमें मेरे जीजा राजेश की कोई गलती नहीं है। केस पूरी तरह से पलट गया था। अक्षय भी बहुत परेशान था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जज साहब तो उसी दिन फैसला सुनाने वाले थे, लेकिन अक्षय ने अपनी दलीलें देकर उसे इनसे 1 महीने का समय मांग लिया। हम दोनों जब वापस घर लौटे तो बहुत परेशान थे। अक्षय कहने लगा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारी बहन सच में अपने किसी प्रेमी के साथ नहीं गई है?
मैंने अक्षय से कहा, हाँ सर, मैं सच में कहती हूँ, वह अगर वह ऐसा कुछ करती भी तो मुझे ज़रूर बताती, और वह मुझे छोड़कर विदेश तो बिल्कुल नहीं जा सकती थी। वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। अक्षय ने कहा कि अब इस केस की जांच मुझे खुद से ही करनी पड़ेगी। उसने तुरंत ही किसी को फ़ोन मिलाया और कुछ देर उससे बात की। फ़ोन रखने के बाद वह मुझसे कहने लगा, एक्टिंग करनी आती है? मैंने हैरत से अक्षय को देखा। वह कहने लगा, मेरी बात का जवाब दो। मैंने कहा, थोड़ी बहुत काम चलाओ तो कर सकती हूँ। उसने कहा, ठीक है, तो आज शाम के लिए तैयार हो जाओ। आज शाम हम दोनों विधायक के बलराम सिंह के फार्म हाउस पर जाएंगे। अब बस वही एक रास्ता है जहाँ से तुम्हारी बहन के बारे में कुछ पता लगाया जा सकता है, क्योंकि हो ना हो इस केस के तार वहीं से जुड़े हुए हैं। अक्षय ने बताया कि आज शाम विधायक बलराम सिंह के फार्म हाउस पर एक बहुत बड़ी पार्टी है, जिसमें उसने कई सारी नाचने वाली मंडलियों को बुलाया है, जिसमें से एक हम लोग भी भेष बदल कर जाएंगे। मैंने अक्षय से कहा, लेकिन अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो मेरा जीजा मुझे पहचान लेगा। अक्षय ने कहा, इसलिए तो तुम वहाँ पर मर्द बनकर जाओगी और मैं एक औरत। तब वहाँ हमें कोई नहीं पहचान पाएगा। शाम को जब हमने अपना भेष बदला तो अक्षय को औरत के भेष में देखकर तो मेरी हंसी रुकी ही नहीं रही थी। मैंने अक्षय से कहा, तुम इतने फ़नी दिख रहे हो कि मैं क्या कहूँ। वह अचानक से मेरे बहुत करीब आ गया और बोला, मैंने सिर्फ औरतों के कपड़े पहने हैं, लेकिन मैं अंदर से अभी भी एक मजबूत मर्द हूँ, और चिंता मत करो, अपनी ताकत का सबूत मैं तुम्हें बहुत जल्दी दूंगा। मैं एक बार फिर से डर गई थी और ख़ामोश हो गई थी। फिर वह कहने लगा, वहाँ कोई भी होशियारी मत करना और हर वक्त मेरे साथ रहना, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती तुम्हारी बहन को तुमसे और भी ज़्यादा दूर कर सकती है। कुछ ही देर में हम उस नाचने वाली मंडली के साथ मिलकर उस फार्म हाउस पर पहुंच चुके थे। वहाँ खूब नाच गाना चल रहा था। अक्षय ने मुझसे कहा था कि मैं चुपचाप सबके साथ मिलकर वहाँ डांस करती रहूँ। इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं करना है। इस सब के बीच अक्षय कुछ देर के लिए वहाँ से गायब हो गया था, और फिर जब फंक्शन ख़त्म हुआ तो हम वहाँ से वापस निकल आए। घर आकर मैंने अक्षय से कहा कि हम आखिर वहाँ क्या करने गए थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। अक्षय ने कहा, पता करने के लिए क्या हम वहाँ घर बसा लेते? मैं वहाँ एक हिडन कैमरा लगा कर आया हूँ, अब हमें पता चलेगा कि वहाँ पर वह लोग क्या क्या कर रहे हैं। अक्षय ने तुरंत ही अपने लैपटॉप पर विधायक के फार्म हाउस की लाइव रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। कुछ भी कहो, अक्षय के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। उसका यह आइडिया काम कर गया था, क्योंकि उस वक्त वह सब शराब के नशे में थे और इस केस की जीत की खुशी में पूरी तरह से डूबे हुए थे, और इसलिए गला फाड़ फाड़ कर अपनी तारीफ़ों के फूल खुद ही बांध रहे थे। पहले तो हम लोग उनकी तारीफ़ सुनते रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने आगे जो सच्चाई बयान की उसे सुनकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए थे। दरअसल मेरा जीजा राजेश पहले से ही शादीशुदा है, और वह अपनी पत्नी और बच्चों को किसी दूसरे शहर में रख रहा था, और वह विधायक के कहने पर ही बार बार शादियां करता था और फिर उन लड़कियों को विधायक के हवाले कर देता था, और लड़कियों के घर वालों से कह देता था कि तुम्हारी लड़की भाग गई है। विधायक का इतना दबदबा था कि कोई भी अपनी लड़की को ढूंढने की कोशिश नहीं करता था, और ना ही पुलिस के पास शिकायत लेकर जाता था, और अगर कोई थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाता भी था तो विधायक पहले ही ढेर सारा रुपया देकर उन लोगों का मुंह बंद करवा देता था। हमारे देश में वैसे भी गरीब आदमी के लिए तो बेटियां और भी ज़्यादा बोझ होती है, और फिर जब उनके बदले में पैसा मिलता है तो वह चुपचाप सब कुछ हजम कर जाते हैं। विधायक उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाता था। यही सारी तारीफ़ें वह अपनी खूब कर रहा था कि कितनी आसानी से वह पूरे सिस्टम को बेवकूफ़ बना रहा है और अपना काम मज़े से कर रहा है, और अब तक कोई भी उसके काले कारनामों को दुनिया के सामने नहीं ला सका है। वह कह रहे थे कि एक बार जब वह केस जीत जाएंगे उसके बाद वह अक्षय और मुझे भी ठिकाने लगा देंगे, क्योंकि विधायक इस बात से बहुत गुस्से में डूबा हुआ था कि अक्षय वह पहला इंसान था जिसने उसके गिरेबान पर हाथ डाला था, उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई थी। विधायक कहने लगा कि अगर मेरे खिलाफ उठने वाली इस पहली उंगली को मैंने काट कर नहीं फेंका तो उसको देखकर और भी लोगों की हिम्मत बढ़ेगी, इसलिए हमें इस उंगली को भी उखाड़ कर फेंक देना होगा। बस एक बार इस केस के ख़त्म होने का इंतज़ार करना है। मैं अभी तक बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी उस पल जब विधायक मेरी बहन के बारे में कुछ बताता, कि तभी विधायक ने कहा कि उस लड़की रीना को अब तो उसकी बहन कभी नहीं मिलने वाली, और उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी बहन कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। तभी उसके बगल में बैठे हुए दूसरे आदमी ने कहा कि वह तो इस वक्त इजिप्ट के किसी बहुत बड़े क्लब में नाच रही होगी, और हो सकता है कि किसी रईस आदमी की रातें भी रंगीन कर रही हो। यह सुनकर तो मैं धड़ाम से नीचे गिर गई थी। मुझे चक्कर आने लगा था। इन लोगों ने मेरी बहन के साथ यह क्या कर दिया था।
मेरी बहन की ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई थी। वह विधायक कहने लगा। उस रीना ने भी मेरे खिलाफ आवाज़ उठाकर अच्छा नहीं किया। लड़की वह भी बहुत खूबसूरत है, इसलिए केस के ठंडा होते ही कुछ टाइम के बाद उसे भी उठा लेना और उसे किसी दूसरे देश की क्लब की शान बना देना। उसकी भी बहुत मोटी रकम हमें मिलेगी। इतना कहकर वह लोग ठाका मारकर हंसने लगे थे। मैं आंसू भरी निगाहों से अक्षय की तरफ देखने लगी और लड़खड़ाते शब्दों से कहा, क्या किया इन लोगों ने मेरी बहन के साथ? ना जाने उसका इस वक्त क्या हाल हो रहा होगा। आज का आदमी तो दरिंदा बन चुका है जो मेरी बहन को नोच नोच कर खा गया होगा। पता नहीं मेरी बहन कैसी कैसी मुसीबतों का सामना कर रही होगी। अब मैं अपनी बहन तक कैसे पहुंचूंगी? इजिप्ट तो दूर की बात है, मैं तो आज तक इस देश के किसी दूसरे राज्य तक में नहीं गई हूँ। विदेश जाना तो बहुत दूर है। अब मैं अपनी बहन को वापस कैसे लाऊंगी? बताओ अक्षय, अब क्या होगा? अक्षय ने भी कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन यह मेरा और मेरी बहन का नसीब ही है जो हमारे बीच इतनी ज़्यादा दूरियां हो गई कि अब हमारा मिलना नामुमकिन है। तुम्हारी वजह से कम मुझे आज यह तो पता चला कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ है। मैं तुरंत ही उठ खड़ी हुई और अपना दुपट्टा एक साइड फेंक दिया और अक्षय से कहा, तुम भी अपने केस की फीस मुझसे वसूल कर सकते हो, मैं तुम्हारा कर्ज अपने सर पर नहीं रख सकती। अक्षय उठ खड़ा हुआ। उसने नीचे झुककर मेरा दुपट्टा उठाया और मुझे अच्छे से ढक दिया और कहने लगा, मैं इतना भी गिरा हुआ नीच इंसान नहीं हूँ कि केस की फ़ीस मैं तो तब वसूल करूँगा जब केस को पूरी तरह से जीत जाऊँगा, और अभी मैं यह केस जीता नहीं हूँ। मैं हैरानी से अक्षय को देखते हुए बोली, अब तुम भला इस केस को कैसे जीतोगे? मेरी बहन तो इजिप्ट में है। मैंने और उन लोगों ने तो साबित कर दिया है कि मेरी बहन किसी प्रेमी के साथ विदेश भाग गई है। अब हम यह केस नहीं जीत सकते। मेरी बहन ही एकमात्र ऐसी गवाह है जो इन लोगों की सच्चाई सबके सामने ला सकती है, लेकिन अब वह इजिप्ट से कभी वापस नहीं आएगी। अक्षय ने कहा, आएगी? तुम्हारी बहन इजिप्ट से वापस आएगी? मैंने कहा, तुम शायद केस को जीतने के जुनून में पागल हो गए हो। कौन लाएगा मेरी बहन को वापस? अक्षय कहने लगा, हम लाएंगे। हम जाएंगे इजिप्ट और हम ढूंढेंगे वहाँ तुम्हारी बहन को। उसकी इस बात से मेरे अंदर एक जान ही फूंक दी थी और मैंने कहा, सच में अक्षय, क्या हम इजिप्ट जाएंगे? तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? अक्षय ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बहन को हर हाल में इंडिया वापस लेकर ही आऊँगा। अब तक इन लोगों ने ना जाने कितनी ही लड़कियों की ज़िंदगियाँ ख़राब की होंगी, लेकिन अभी ने इनके किए की सज़ा मैं हर हाल में दिलाकर ही रहूँगा। अक्षय ने तुरंत ही अपने पिता को फ़ोन लगाया और उनसे कुछ घंटे तक उसने बातें की। आधी रात के वक्त अक्षय मेरे कमरे में आया और बोला, अपनी पैकिंग कर लो, कल सुबह की फ़्लाइट से हम इजिप्ट के लिए निकलेंगे। मैंने अक्षय से बोला, मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। अक्षय ने कहा, तुम उसकी फ़िक्र मत करो, मेरे डैड की पहचान हर जगह है। सुबह तक तुम्हारा पासपोर्ट घर पर आ जाएगा। ना जाने मुझे उस वक्त क्या हुआ, मैं दौड़कर अक्षय के गले लग गई थी। शायद इसलिए क्योंकि मेरी बहन के बाद ज़िंदगी में पहली बार मुझे कोई ऐसा दूसरा इंसान मिला था जिसने मेरे लिए इस हद तक जाकर कुछ किया था। अगर आज अक्षय ना होता तो मैं अपनी बहन से वापस मिलने की आस ही छोड़ चुकी होती। मैंने अक्षय से कहा कि मैं किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। तुम्हें नहीं पता कि तुम मुझ पर कितना बड़ा एहसान कर रहे हो। इस दुनिया में मेरी बहन के अलावा मेरा कोई नहीं है। अक्षय कहने लगा, मुझे पता है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए कितनी ख़ास है। तुम्हारे माता पिता के मरने के बाद तो तुम्हारे मामा और मामी ने तुम दोनों बहनों को सिर्फ इस्तेमाल किया है। तुम्हारी बहन ने ही माँ और बाप दोनों ही बनकर तुम्हें पाला था और तुम्हें हर मुसीबत से बचाया था। तुम्हारी बहन ही थी जिसकी वजह से तुम्हारा मामा तुम्हें भिखारियों के गैंग में बेच नहीं पाया था, वरना वह तो कब का तुम्हारा सौदा कर चुका होता। लेकिन तुम्हारी बहन की ज़िद और बहादुरी ने ही तुम्हें बचा लिया था। अक्षय के मुंह से यह बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। यह बात अक्षय को कैसे पता थी, क्योंकि यह तो बहुत सालों पहले की बात थी। मैंने हैरानी से अक्षय को देखते हुए कहा कि तुम्हें यह सब कैसे पता? जिस पर अचानक से अक्षय खामोश हो गया। ऐसा लगा कि जैसे वह कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर रुककर बोला, अरे मैं इतना बड़ा वकील हूँ, मुझे अपने क्लाइंट्स के बारे में सब कुछ पता होता है। यह कहकर वह तुरंत ही वहाँ से चला गया। लेकिन मुझे हैरानी थी क्योंकि यह बात तो बहुत साल पहले की थी, जब मैं छोटी थी, और इसके बारे में तो कभी किसी को हम में से किसी ने नहीं बताया था। और फिर उस वक्त हम दूसरे शहर में थे, तो अक्षय को इस सब के बारे में कैसे पता चला? ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अक्षय को बहुत पहले से ही जानती हूँ, लेकिन यह तो नामुमकिन था क्योंकि मैं तो अक्षय को पहली बार वहाँ कोर्ट में ही मैंने देखा था, पर वह बार बार मुझे अपना सा क्यों लगता था। और फिर आज उसने जो बात कही मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अक्षय कौन। अगले दिन हम लोग इजिप्ट पहुंच चुके थे।
वहाँ पर अक्षय के कुछ आदमी पहले से ही मौजूद थे जिन्होंने मेरी बहन के बारे में पता लगा लिया था। अक्षय ने कहा कि तुम्हारी बहन इस वक्त इस शहर के सबसे महंगे क्लब की शान बनी हुई है। उसे हर रोज़ मजबूर होकर शहर के कई रईसों के आगे अपना नाच पेश करना पड़ रहा है। आज तो उस क्लब में सारी फैसिलिटी बंद है, लेकिन कल वहाँ पर फिर से महफिल लगेगी और कल किसी तरह से हमें तुम्हारी बहन को वहाँ से निकालना ही होगा। अक्षय ने मुझसे कहा कि मैं वहाँ पर एक अमीर बिजनेसमैन का रूप रख कर जाऊँगा और तुम्हारी बहन की बोली लगाकर उसे एक रात के लिए ख़रीद लूँगा। तुम भी वहाँ पर पहुँचोगी और जैसा मैं वह कहता हूँ वैसा ही करना। अक्षय ने मुझे उस क्लब का नक्शा मेज पर फैलाकर दिखाया और कहा कि यह एंट्री गेट है, तुम्हें यहाँ से निकलकर इस जगह पर पहुँचना है। यह उस पूरे क्लब में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है उसका मेन स्विच बोर्ड है, तुम्हें यहीं पर अटैक करना है ताकि इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाए, जिसकी वजह से सारे वायरस आग पकड़ लेंगे और फिर आग धीरे धीरे फैलने लगेगी, जिससे क्लब में भगदड़ मच जाएगी और मैं तुम्हारी बहन को लेकर क्लब से बाहर भाग जाऊंगा। लेकिन इस सब में तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी क्योंकि इसमें जान का खतरा भी है। और हाँ, तुम्हें अपने काम को तब तक अंजाम नहीं देना है जब तक मैं तुम्हारी बहन को ख़रीद ना लूँ, क्योंकि जब वह मेरे हाथ आ चुकी होगी तभी मुझे उसे वहाँ से लेकर भागने में कामयाबी मिलेगी। मैंने अक्षय से कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है। अक्षय ने कहा तुम फिक्र मत करो, अपनी बहन को उस नर्क से निकालना चाहती हो। मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा तो बस तुम्हें यह अपनी बहन के लिए करना ही होगा। अगले दिन रात को मैं और अक्षय ठीक समय पर उस क्लब के अंदर अलग अलग होकर पहुंच चुके थे। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं कोई मुझे पकड़ ना ले। मुझे अपनी बहन की खातिर मुझे यह सब करना ही था। वहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी क्योंकि उस वक्त मैं एक करोड़पति औरत बनकर उस क्लब में गई थी। वहाँ के कसिनो में मैंने जुआ भी खेला था ताकि वहाँ सबको इस बात पर यकीन हो जाए कि मैं करोड़पति हूँ। वह सारे पैसे लुटाने के लिए अक्षय ने ही दिए थे। इसके बाद मैंने शराब पीने का नाटक किया और ख़ुद को ऐसे दिखाया कि मैं नशे में पूरी तरह से डूबी हुई हूँ और कभी भी कहीं भी जा रही हूँ। इस सब की वजह से वहाँ पर जो सिक्योरिटी थी उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुझसे कुछ भी सवाल पूछता। इस सब का फ़ायदा उठाते हुए मैं उस इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स तक पहुँच चुकी थी। इधर अक्षय भी मेरी बहन की बोली लगा रहा था जिसको मैं एयरफोन से सुन रही थी। और जैसे ही मेरी बहन को अक्षय ने ख़रीद लिया और अपने साथ लेकर जाने लगा तभी मैंने अपना काम किया। अचानक से बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसकी वजह से मैं एक तरफ डर कर गिर गई थी, लेकिन मैं जल्दी से वहाँ से उठकर भागी। आग बहुत तेज़ी से चारों तरफ फैलने लगी थी। सबको पता चल गया कि क्लब में आग लग गई है। पूरी तरह से सब तरफ भगदड़ मच गई थी। ना जाने कितने ही हज़ारों लोग एक साथ बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़े थे और इसी बीच अक्षय भी मेरी बहन को हाथ पकड़ कर उसे बाहर खींचकर ले गया। मैं काफ़ी दूर भागती रही और अक्षय की बताई हुई जगह पर पहुँच गई थी। जब मैं वहाँ पहुँची तो खुशी के मारे उछल पड़ी। मेरी बहन मेरी आंखों के सामने खड़ी थी। वह हैरानी से आंखें फाड़े मुझे देख रही थी। उसे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन यहाँ कैसे आ गई। मैं दौड़कर उसके गले लग गई। अक्षय ने कहा हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। हम गाड़ी में बैठे और होटल रूम से हमने अपना सारा सामान समेटा। मेरी बहन मुझसे सवाल पर सवाल पूछ रही थी, लेकिन अक्षय ने कहा कि तुम्हारे सारे सवालों का जवाब हम इंडिया चल कर देंगे। अभी बस हमें कैसे भी यहाँ से निकलना होगा। हम आधे घंटे में ही अक्षय के साथ निकल लिए। मैं जैसे ही गाड़ी से उतरी तो हैरान रह गई क्योंकि सामने एक बड़ा सा जहाज़ खड़ा था। अक्षय कहने लगा यह लोग बहुत पावरफुल होते हैं और एयरपोर्ट पर भी इनके ढेर सारे आदमी पहले से ही मौजूद रहते हैं। हालांकि उनके आदमी यहाँ पर भी होंगे, लेकिन पानी के रास्ते से निकलना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा क्योंकि तुम्हारी बहन का पासपोर्ट भी हमारे पास नहीं है, इसलिए यही सबसे सुरक्षित है। अक्षय ने मेरी बहन को एक आदमी का रूप दे दिया था। हम तुरंत ही जहाज़ में बैठ गए थे। हमारी धड़कनें बुरी तरह से धड़क रही थी, लेकिन अक्षय ने मुझे तसल्ली दी कि फ़िक्र मत करो, मेरे होते हुए तुम लोगों को कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। अक्षय के इन शब्दों को सुनकर मुझे बहुत तसल्ली मिली। मैं बार बार ना चाहते हुए भी अक्षय को देख रही थी। मेरी नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल में उसके लिए प्यार पनपने लगा हो। वह मुझे अपना सा लगने लगा था। पर फिर मुझे अपनी हकीकत याद आई। कहाँ मैं एक गरीब अनाथ लड़की और कहाँ वह एक करोड़पति बाप का इकलौता बेटा जो कि शहर का सबसे बड़ा लॉयर है। वह मुझे कभी नहीं मिल सकता था और ना ही वह मेरे जैसी लड़की को अपना बना सकता था, बल्कि वह तो सिर्फ मुझे एक रात की रौनक बनाना चाहता था। यह ख्याल मेरे मन में जैसे ही आया मुझे बहुत बुरा लगने लगा। मैं सोचने लगी क्यों अक्षय तुम क्यों करोगे मेरे साथ ऐसा। लेकिन फिर मैं बार बार यही सोच रही थी
कि क्या सच में अक्षय एक बुरा इंसान है। उसने अब तक मेरे लिए जो कुछ भी किया वह इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता था। ना जाने कितना पैसा उसने मेरे लिए पानी की तरह बहा दिया, और जो अपनी जान का खतरा लिया वह तो अनमोल है। क्या उसने वाकई यह सब कुछ सिर्फ इसलिए किया ताकि मेरे साथ एक रात बिता सके? लेकिन वह कुछ भी कर सकता था बिना इतना सब कुछ किए भी, लेकिन उसने आज तक मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अक्षय मेरे लिए एक पहेली की तरह बन चुका था। जब मैं दीदी को लेकर अक्षय के बंगले पर पहुंची तो दीदी हैरान रह गई। मैंने दीदी को सब कुछ बताया कि किस तरह से अक्षय ने मेरी मदद की और मैं उसके साथ ही यहाँ पर रह रही हूँ, क्योंकि मामा जी ने मुझे घर से निकाल दिया था और फिर मुझे अक्षय ने ही सहारा दिया। दीदी ने बताया कि राजेश ने पहले तो खुद उनका फ़ायदा उठाया, फिर एक दिन उन्हें खाने वाली किसी चीज़ में बेहोशी की दवा मिलाकर बेहोश करके इजिप्ट के उस क्लब में जाकर बेच दिया। दीदी कहने लगी कि मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुकी थी कि अब मैं कभी तुझसे मिल सकूंगी। मैंने कहा मेरा भी यही हाल था दीदी, लेकिन यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अक्षय जी की वजह से मुमकिन हुआ है। अचानक से दीदी अक्षय के पैरों में गिर गई। वह कहने लगी, आप तो मेरी और मेरी बहन के लिए देवता साबित हुए हैं। अक्षय ने उन्हें अपने पैरों से ऊपर उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा, यह सब करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, यह तो मेरा फ़र्ज़ है। जाइए आप कमरे में जाकर आराम करिए और फ्रेश हो जाइए, कल हमें इस केस की आखिरी तारीख के लिए जाना है। दीदी के जाते ही अचानक से अक्षय के चेहरे के एक्सप्रेशन बदले। वह मेरे बहुत करीब आ गया और कहने लगा, तुम्हारी बहन तो मुझे भगवान समझ रही है। उनको लगता है कि मैंने तुम लोगों पर एहसान किया है, जबकि उन्हें तो पता ही नहीं है कि इस एहसान के बदले में मैं उनकी बहन से क्या लेने वाला हूँ। अक्षय के ऐसा कहने पर पता नहीं क्यों मुझे बुरा नहीं लगा। मैंने अक्षय से कहा, अब तो तुम मुझसे मेरी जान भी मांग लो, मैं वह भी तुम्हें खुशी खुशी दे दूंगी। तुमने मेरे लिए जो किया है ना, उसके लिए यह तो कुछ भी नहीं है। तुम जब मुझे अपनी दिलगी के लिए बुलाओगे मैं हर बार खुशी खुशी चली आऊँगी। मेरी बात सुनकर अक्षय अचानक से पीछे हटा, कहने लगा, यह क्या कह रही हो तुम रीना? मैंने कहा, तुमने सही सुना। तुम बताओ, क्या आज रात ही मैं इस केस की फ़ीस तुम्हें अदा कर दूँ? अक्षय कहने लगा, मुझसे ज़्यादा तो लगता है तुम्हें जल्दी है, लेकिन अभी नहीं, कल केस का फैसला आ जाने दो। अगले दिन मैं दीदी को लेकर जब कोर्ट पहुंची तो उस विधायक और राजेश के तो होश ही उड़ चुके थे। दीदी ने कोर्ट में जाकर गवाही दे दी और सब कुछ सच सच बता दिया कि किस तरह से वह लोग क्या क्या करते हैं। सारी सच्चाई अब कोर्ट के सामने आ चुकी थी। दूसरे सबूत के तौर पर विधायक के फार्म हाउस की जो रिकॉर्डिंग की थी वह भी हम लोगों ने कोर्ट में पेश कर दी थी, जिसे देखकर उन लोगों के होश उड़ चुके थे। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इजिप्ट जाकर अपनी बहन को वापस ले आऊँगी और इस तरह से उनके ही फार्म हाउस में घुसकर उनकी वीडियो भी हम बना लेंगे। सबूत के बिना पर जज साहब ने बलराम विधायक और राजेश दोनों को कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई और उन्हें जेल भेज दिया। हम केस जीत चुके थे। कोर्ट रूम से बाहर निकलकर ना जाने क्यों पर मैं उदास थी, क्योंकि अब केस ख़त्म हो गया था और मेरा दिल जानता था कि मुझे अब अक्षय से अलग होना पड़ेगा। मैं अब अक्षय से जुदा नहीं होना चाहती थी, पर आखिर में मैं किस हक से उसके साथ रह सकती थी? वह तो बस अब सिर्फ एक रात के लिए ही मुझे अपना बनाएगा और उसके बाद हमेशा के लिए छोड़ देगा। मैं यही सब सोच रही थी कि तभी दीदी कहने लगी, अब हमें अपने रहने का नया ठिकाना खोजना होगा। तभी अचानक अक्षय हमारे पास आया और कहने लगा, कहाँ जा रहे हो आप लोग? दीदी ने कहा, अब तो केस ख़त्म हो गया है, इसलिए हमें अपने रहने का इंतज़ाम करना होगा। अक्षय ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप फ़िलहाल मेरे घर चलिए। वह ज़िद करके हम दोनों को अपने घर ले आया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अक्षय ने मुझसे कहा कि मैं उसके कमरे में जाऊं। मैं समझ गई कि वह मुझे ज़िद करके यहाँ लेकर क्यों आया है, क्योंकि उसे अपनी फ़ीस वसूल करनी थी। मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन मेरी बहन हैरानी से मेरी तरफ देख रही थी। भला मैं उससे क्या कहती कि उसे बचाने की खातिर मैंने अपनी इज्जत का सौदा पहले ही कर दिया है। मैं चुपचाप अक्षय के कमरे में पहुंची, लेकिन जैसे ही मैंने वहां पर कदम रखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही सरक गई थी। पूरा कमरा खुशबूदार फूलों से सजा हुआ था, जैसे किसी की पहली रात हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ या फिर रोऊँ, क्योंकि अगर आज मैं अक्षय की सुहागन बनकर इस कमरे में कदम रखती तो खुशी से फूल ही नहीं समाती, लेकिन मैं तो बस एक रात की रौनक थी। यही सोचकर मैं कमरे में दाखिल हुई और बेड के किनारे पर बैठ गई। थोड़ी देर में अक्षय के कमरे का टेलीफोन बजा। जब मैंने उसे उठाया तो दूसरी तरफ अक्षय था। उसने कहा, अलमारी में दुल्हन का जोड़ा रखा है, उसे पहन लो, क्योंकि मैं पूरी फीलिंग के साथ अपने दिल को खुश करना चाहता हूँ।
इसलिए जब मैं कमरे में दाखिल हो जाऊं तो तुम मुझे दुल्हन के रूप में सजी धजी ही दिखना। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे थे। क्यों कर रहा था वह मेरे साथ ऐसा? उसे नहीं पता यह सब करके मेरी भावनाओं को कितना ठेस पहुंचा रहा है, क्योंकि वह तो सिर्फ मेरे दिल के साथ खेल रहा है, लेकिन मुझे तो उससे सच में प्यार हो गया है। कुछ देर के बाद अक्षय कमरे में आया और मैं दुल्हन बनी सजी हुई उसके सामने खड़ी थी। वह मेरे बहुत करीब आ चुका था। वह मुझसे कहने लगा, आज मैं अपनी पूरी कीमत वसूल कर लूँगा। फाइनली आज वह दिन आ ही गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मैं दंग रह गई। आंखें खोली तो देखा अक्षय ने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया था। मैं हैरानी से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। वह कहने लगा, ऐसे क्या देख रही हो मेरी अंशु? मैं एक बार फिर से दंग रह गई। यह नाम अक्षय, यह नाम कैसे जानता है? इस नाम से तो मुझे सिर्फ वह पुकारता था। अक्षय समझ गया कि मैं क्या सोच रही थी। उसने मेरे कुछ पूछने से पहले ही कहा, हाँ मैं वही मुन्ना हूँ जो तुम्हारे मामा की दुकान के बगल में ठेला लगाता था। लेकिन मुझे तो उसकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। मैंने कहा, लेकिन तुम तो अनाथ थे ना, और आज तुम यहाँ? अक्षय कहने लगा, यही तो किस्मत है। देखो आज मेरी किस्मत मुझे कहाँ से कहाँ ले आई। तुम्हारे मामा को जब इस शहर की एक फैक्ट्री में काम मिला तो वह तुम दोनों बहनों को लेकर यहाँ आ गए थे, लेकिन मैं तो वहीं का वहीं रह गया था। मैं हर दिन खूब मेहनत करता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा कर सकूं और तुम्हारे शहर आकर तुम्हें ढूंढ सकूं, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता था, तुम्हें ही अपना दोस्त मानता था। लेकिन तभी एक दिन जब मैं सड़क पार कर रहा था तो मेरा एक्सीडेंट एक बड़ी सी गाड़ी से हुआ। उन लोगों ने मुझे तुरंत ही अस्पताल ले जाकर मेरी जान बचाई, और जब उन्हें यह पता चला कि मैं एक अनाथ हूँ तो उन्होंने मुझे गोद ले लिया। वह लोग और कोई नहीं, मेरे आज के ही मम्मी पापा है, और उनकी भी कोई औलाद नहीं थी, और इसलिए उन्होंने मुझे अपना बना लिया और मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। उन्होंने मुझे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना हमेशा खुद को अधूरा समझता रहता। मैंने तुम्हें ना जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली, और मिली भी तो कहाँ, उस कोर्ट में। पहले तो मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया था, लेकिन उस दिन जब मैंने तुम्हारे मामा को देखा तो मैं उसे पहचान गया, और तब मुझे पता चला कि तुम तो वही रीना हो, मेरी रीना, जिसे मैं अंशु कहता था, जिसके लिए मैं इतने सालों से तड़प रहा था। मैंने 2-3 घूंसे अक्षय के सीने पर मारे और रोते हुए कहा कि जब तुम्हें सारी सच्चाई पता थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और तुमने मुझे इतना परेशान क्यों किया? तुम्हें पता है कि तुमने मुझे कितना डराया है। अक्षय हंसते हुए कहने लगा, तो तुमने मुझे परेशान नहीं किया था? याद है कविता दीदी के दोस्त अमित के साथ मिलकर तुमने मुझे कितना चिढ़ाया था? कैसे तुमने यह नाटक किया था कि तुम अमित को पसंद करती हो, मुझे नहीं। बस मैंने उसी का बदला लिया और कुछ नहीं। यह कहकर अक्षय ठागा मारकर हंसने लगा था। तभी अचानक से कमरे में दीदी आ गई। वह कहने लगी, अक्षय ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मुझे तो यकीन नहीं आया कि यह हमारा वही मुन्ना है। अक्षय ने कहा, चलो दीदी अब आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ, आखिर आज आपकी और रीना की शादी जो है। मैंने हैरानी से अक्षय की तरफ देखा। अक्षय कहने लगा, भाई कोई सवाल नहीं, चुपचाप अपनी बहन को भी तैयार करो, कुछ ही देर में सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। 1 घंटे के बाद हम एक बड़े से मंदिर में पहुंचे। वहां पर अक्षय के मम्मी पापा पहले से ही मौजूद थे और सामने एक और दूल्हा खड़ा था। जैसे ही उस दूल्हे ने अपना सेहरा उठाया मैं तो हैरान रह गई। वह और कोई नहीं बल्कि प्रदीप था। अक्षय ने कहा, तुम तो मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन मैंने प्रदीप को कभी भी खुद से अलग नहीं होने दिया। जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो मैंने प्रदीप को भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद की, और जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मैंने प्रदीप को सब कुछ बता दिया था। मैं जानता हूँ कि कविता दीदी और प्रदीप एक दूसरे को पसंद करते थे, और इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी और मेरी शादी होने के साथ साथ अब दीदी और प्रदीप की भी शादी हो जानी चाहिए। अक्षय की इस बात से मैं बहुत खुश हो गई। मैंने उसे गले से लगा लिया और इसके बाद मेरी और दीदी दोनों की अपने अपने पसंद के जीवन साथी के साथ शादी हो गई थी। अक्षय की दुल्हन बनकर मैं उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। कुछ ही देर में अक्षय कमरे में आया। उसने मेरा घूंघट उठाकर कहा, तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो रीना। मैंने अक्षय का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, तो मिस्टर अक्षय, आज आपकी यह क्लाइंट आपकी फ़ीस की हर किस्त चुकाने के लिए खुशी खुशी तैयार है। यह सुनते ही मैं और अक्षय दोनों ठागा मारकर हंसने लगे, और फिर हमने अपने शादीशुदा जीवन की एक खुशहाल शुरुआत की। आज मैं और दीदी दोनों अपने प्यार के साथ एक हसीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।